हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम E1 CV मैकेनिज्म आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर रखा है, SN1 SN2। ठीक है, फिर उसके बाद E1 E2 सेम चीजें हैं। कोई फर्क लगा क्या? मुझे तो नहीं लगा, हल्का फुल्की चीजों में फर्क है, मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता इनके अंदर। ठीक है, तो एलिमिनेशन E1 होता है और सब्सटीट्यूशन SN1 होता है। एलिमिनेशन E2 होता है और सब्सटीट्यूशन SN2 होता है ना? बस यही है। क्लियर है सबको? यस सर। डिफरेंस है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के नाम पर। ठीक है, उसके अलावा अंदर की चीजें अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। वो यूनिमोलिकुलर होती है, बाईमोलिकुलर होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर। वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, वन मतलब यूनिमोलिकुलर, टू मतलब सेकंड ऑर्डर, टू मतलब बाईमोलिकुलर। एक ही टाइम पर दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है E1 CB। E1 का मतलब एलिमिनेशन 1, ये तो सही है। CB का मतलब कंजुगेट बेस होता है। ठीक है, एलिमिनेशन 1 वाया कंजुगेट बेस फॉर्मेशन। क्लियर है भाई? यस सर। अब ये ना E1 मतलब क्या ही है। हुआ वाया कंजुगेट? क्या बेटा? सर इवन वाया कंजुगेट फॉर्मेशन बेस फॉर्मेशन इसका मतलब क्या हुआ पूरा? बताता हूँ, कंजुगेट बेस बनेगा। बताता हूँ अभी। सिर्फ है वो बताया ना फुल फॉर्म, अभी बताते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है। E1 एलिमिनेशन 1 हो रहा है, कंजुगेट बेस बनेगा। तो देखिए E1 में क्या होता है, कोई चीज जाती है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज बनता है, फिर हाइड्रोजन अपना रिप्लेस करता है। तो देखो एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, पहले एलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ ब्रोमीन यहाँ से जा रहा है E1 में। E1 की बात कर रहा हूँ, ब्रोमीन यहाँ से जा रहा था, यहाँ हाइड्रोजन था, और इसके ऊपर ये ब्रोमीन जब चला गया तो इस पे बना था पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी था। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद में, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर देगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन H बाद में चला जाएगा और HBr अलग हो जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कहता है कि ब्रोमीन नहीं जाता, इसमें H जाता है। H पॉजिटिव आयन चला गया, बेस आपने यूज किया। ठीक है, ये रहा H ऊपर वाला है, ये CH3 है। जब कुछ नहीं लगा तो CH3 है। ठीक है, ये बेस आया, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, और वो H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया और यहां पर बन गया कार्बन आयन। वहां क्या हो रहा था, ब्रोमीन जा रहा था, ब्रोमीन नेगेटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव बन रहा था। यस, याद है सबको? केवल यस सर, रिएक्शन याद है। दिखानी पड़ेगी मुझे, है ना? E1 वर्सेस E1 कहां पर है भाई, एलिमिनेशन। ठीक है, ये रहा E1। यहां देखिए जरा, देखिए क्या हो रहा है, ये छोड़कर जाता है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, बन रहा है ना कार्बोकेटाइन, ब्रोमीन जा रहा है, मान लो जो भी था ये हैलोजन। यस, क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद H इधर से बेस आएगा, वीक बेस होगा जो H को ले जाएगा। अभी जो प्रणव क्वेश्चन पूछ रहा था वो वीक बेस के लिए पूछा जा रहा था, कि वो वीक बेस आएगा और H को ले जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखिए ये मैकेनिज्म एक जैसे से हैं, लेकिन कुछ कुछ इनके अंदर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिमिलैरिटी है, इसलिए आपको मैं पीछे वाली रिएक्शन बता रहा हूँ, उसे कंपेयर करके आप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, पहले ब्रोमीन नहीं जाता, E1 में पहले ब्रोमीन जाता है, उसके बाद में H छोड़कर जाता है, वीक बेस वहां पर लेके आता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये E2 है। ये E2 नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है, H पहले जाएगा। समझ में आप? E2 में स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है, तो वो H को, वो वहां पर H के ऊपर अटैक करता है बेस, और इधर से ब्रोमीन जाता है। दोनों काम एक साथ होते हैं E2 में, है ना? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बेस है, बेस पहले अटैक करेगा और इसका H ले गया, तो ये कार्ब एनायन बनेगा। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बन गया, और उसके बाद में ये कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहां से छोड़ के जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये लगेगा तो ऐसे जैसे E1 ही है, बिल्कुल लगेगा क्या, ये तो है ही E1। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यस, इज इट नॉट? यस सर। है ना? बाकी किसी को डाउट है तो बताओ भाई, जल्दी बोलिए। नो सर। नहीं है ना? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस, ठीक है, तो यानी यूनिमोलिकुलर, और क्या है इस रिएक्शन का नाम, एलिमिनेशन। ठीक है, वही हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है फिर, इसमें अलग क्या है, पहले भी तो यही हो रहा था, पहले ब्रोमीन जा रहा था, कार्बोकेटायन बनता था, अब ये कार्बो एनायन बन रहा है। तो कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन में क्या डिफरेंस है और वो कैसे बन रहा है, अब उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, एसिड का H पॉजिटिव आयन
जहां जाता है, मान लीजिए ये बेस के साथ गया, एसिड का H पॉजिटिव आयन बेस के साथ गया, गया ना? यस। यस सर। तो क्या बनता है? एसिड का H पॉजिटिव आयन जहां जाता है वो क्या होता है भाई? कंजुगेट एसिड। यस। यस सर। तो ये कंजुगेट एसिड तो ये है जहां H पॉजिटिव आयन जाएगा जो बेस के साथ जाएगा। ये बेस था, डेफिनेटली ये बेस था, ठीक है, जिसके पास में लोन पेयर है। और ये क्या है? ये एसिड है ना? ये एसिड का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये क्या बचा? अब मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वो कंजुगेट एसिड है, अगर ये कंजुगेट एसिड है तो ये क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस बन गया। बेस। क्लियर है? यस सर। इसलिए इस एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन इज कॉल्ड इवन वाया कंजुगेट बेस। एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस। यस, समझ में आया? क्योंकि पहले जो इवन बन रहा था वो तो कार्बोकैटायन बन रहा था, कंजुगेट बेस नहीं बन रहा। क्लियर है बेटा? सर इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है कार्बन आयन में? क्या क्या क्या? रीअरेंजमेंट हो सकती है कार्बन आयन में? कार्ब एनायन की रीअरेंजमेंट आप कैसे करोगे? कार्ब कैटायन की रीअरेंजमेंट हो जाती है, कार्ब एनायन की रीअरेंजमेंट कैसे होती है? कौन सा डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? पहले तो मेरे को ये बताओ। 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबल होता है। तो मान लीजिए आपके पास 3 डिग्री कार्ब एनायन बन रहा है, उस भाई साहब को तो अटेन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा उसके लिए। फिर स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस उसमें घुसेगा भी बड़ी मुश्किल से, है ना? और उसके बाद वो बन सकता है, वैसी प्रोसेस हो सकती है, बट वो भयानक वाली सी रिएक्शन होगी, तो इसलिए उसका जिक्र यहां पर नहीं किया गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे कहीं आएगा तो उसको जरूर देखेंगे। अब देखिए भाई, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर कहीं पे इसकी फुल फॉर्म लिखी नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई, ठीक है। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस। समझ में आ गया? यस सर। या वाया कार्बो कैटायन भी बता सकते हैं कि कार्ब एनायन भी बनता है, जनरेट कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट जरूर बनेगा, ये भी याद रख लेना, वही कंजुगेट बेस होगा, वही कंजुगेट बेस है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ये शॉर्ट Yes, फॉर्म sir. समझ जाओगे ना, सी बेस का मतलब कंजुगेट बेस है। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, तो उसके बाद में इन सेकंड स्टेप इट विल लीव द कार्बन एंड हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, ब्रोमीन लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा, देखिए क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. आगे देखिए, अब एग्जांपल दिखा रखा है इसका भाई, तो ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O भी लगा हुआ है इसमें, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है, CH2 है। तो देखिए बेस आया, उसका एक H ले गया, C डबल बॉन्ड O, ये एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए डेफिनेटली, तभी तो H जाएगा ना, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन छीनता है यहाँ से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा थोड़ा सा, कार्बन फिर हाइड्रोजन जो इसके आगे पीछे लगे हुए हैं इनसे इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना हल्का हल्का डोनेट कर देते हैं, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। ये जो अभी अभी कहानी सुनाई है ये सबको क्लियर है? यस सर। बाकी स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर फिर भी ऐसा कुछ मैं कोई कहानी सुना देता हूँ बीच में और आपको लगता है कि पता नहीं सर ने क्या बता दिया जल्दी जल्दी, तो जरूर बीच में टोक लिया कीजिए, मेरा आत्मविश्वास बना रहता है कि हाँ बच्चों को ये तो 100% आता है। हाँ बेटा बोलो। वो आपके मॉड्यूल्स लग नहीं रखे कुछ जीओसी के, मतलब इसके क्या समझ नहीं आया, क्या बोले बेटा? मतलब इस ऑर्गेनिक के मॉड्यूल क्वेश्चन लग नहीं रखे आपके सीट पे, आपके लिंक पे? अभी भी समझ नहीं आया, क्या नहीं लग रहा? किसी को समझ आया क्या? आज क्या कह रहा है भाई? मॉड्यूल, मुझे तो कुछ आधा अधूरा से सुनाई दिया। भाई लिख दो आप उसमें चैट में। अच्छा बेटा लिख दो आप, ठीक है, लिख दीजिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई पूरी तरह से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेस है, यहाँ पर H उड़ेगा भाई, एसिडिक होता है हाइड्रोजन, ब्रोमीन इधर से जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये डिहाइड्रेशन फेस भी होता है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। जब एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हम एक रिएक्शन करने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं उसे, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अभी अपडेट नहीं हो रहे हैं क्या लेक्चर के? ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, लेक्चर तो मैं अपडेट कर रहा हूँ बेटा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको चाहिए। चलो क्वेश्चंस के लिए भी मैं एक पीडीएफ, वैसे तो मैंने भेज रखी है आप लोगों को सभी को, वो 41 ईयर्स का पीडीएफ भेज रखा आपको सब, है ना। फिर भी उसको देखेंगे, अपडेट कर देते हैं, कोई बात, ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सब इस मॉड्यूल में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ ना वो है थ्योरेटिकल पार्ट है। देखता हूं मैं कहीं और से अरेंज करके आपको भेज दूं, ठीक है। तो देखिए अब जरा डबल बॉन्ड बन गया, और यही एल्डोल कंडेंसेशन में हम E1CB मैकेनिज्म ही करने वाले हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? एल्डोल कंडेंसेशन E1CB मैकेनिज्म के थ्रू होता है, याद रख लेना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, बहुत डिटेल में आने वाला। बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक, तो देखो भाई इसने बोला बीटा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है? ग्रुप से नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। विच इज पॉसिबल ओनली इफ द कार्बन बीटा हाइड्रोजन शुड हैव द लिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, नेगेटिव M या नेगेटिव I इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, यानी कि C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो तभी ये बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिविंग ग्रुप शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, सीधी सी बात है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट आल्सो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। क्यों? ये इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन इधर से छीनेगा, फिर ये कार्बन हाइड्रोजन से छीनेगा, तो यहाँ पर भी इसकी एसिडिटी बढ़ गई। मोर द एसिडिक कैरेक्टर मोर इजीली टू रिमूव द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव होगी तो कार्बो एनायन बन गया, कार्बन आयन बन गया तो हमारा काम बन गया, E1CB बन गया, बात खत्म। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Experimentally, it is found that in first step formation of carbon anion is first step। अब ये देखिए, formation of carbon anion is first step। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि सर ये फास्ट क्यों होता है, भाई एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, हम ये कहें कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, आपको कि सर अगर वीक बेस यूज करें तो क्या ये स्लो हो जाएगा, तब भी ये फास्ट ही रहता है। अब मुझे नहीं पता क्या कहानी है, तो एक्सपेरिमेंटल आता है, तो इसको यानी लर्न करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है? रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप इज स्लो स्टेप, तो लिविंग ग्रुप का रिमूवल जो है वो स्लो स्टेप है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप E1CB का सेकंड स्टेप होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा बड़े काम आते हैं बाद में, तो इनको ना याद सर, रखना। हाँ बेटा, ये इसमें दूसरा वाला स्टेप स्लो स्टेप है। हाँ दूसरे वाला स्लो है, जनरली पहले वाला स्लो होता है ना, इसका दूसरे वाला, ठीक है। SN1 के लिए उल्टा था ना, तो क्या SN1 के लिए मतलब फर्स्ट वाला स्लो था ना। हाँ फर्स्ट वाला उनके लिए फर्स्ट वाला, इसमें सेकंड वाला, ठीक है। Sir, ये भी first order है। काइनेटिक्स देखो किस पे डिपेंड करेगा, आप जरा बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? Second वाला। सेकंड वाला है। तो आपको क्या लगता है, मतलब रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? यहाँ पर बेस अगर स्ट्रॉन्ग लगाते हो या वीक लगाते हो, तब भी वो तो फास्ट हो जाएगा। डिटरमाइन इस पे हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड तो नहीं हो सकती। Okay, एक ही sir. चीज पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड कर रहा है ना, दोनों पर तो कर ही नहीं रहा, Yes, sir. ठीक है। तो ये कुछ ऐसा। आगे देखते हैं भाई जरा इसको, रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस हैं भाई। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, बेहोशी की दवाई ज्यादातर बच्चों को लगता है कि बस मुंह पे लगाया और बंदा बेहोश, है ना, ऐसे लगता है सबको? नहीं सर, थोड़े टीवी देख देख के ऐसा लगने लग गया। ऐसा है नहीं, बहुत खतरनाक ये, मतलब इसको ना ये कह लो कि सामने वाला अपनी मौत को बुलाएगा अगर किसी को बेहोश करना चाहेगा, ठीक है। जनरली लगता होगा लड़कों को कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं ना, किसी लड़की को अगर आप क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करने की कोशिश करोगे तो वो लड़की दोनों लड़कों का मुंह नोच लेगी। इतना इरिटेटिंग होता है ये, इतना इरिटेटिंग। जब कोई चीज बहुत ज्यादा दर्द पैदा करे, बहुत ज्यादा पेन हो, तो सामने वाले का एड्रेनलिन बहुत स्ट्रांगली सेक्रेट होता है। एड्रेनलिन हार्मोन पता है सबको, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है सर, डर में जो निकलता है, किडनी के ऊपर छोटी सी ग्लैंड होती है जो डर में या फिर बहुत ज्यादा साहस में भी इंक्रीज
होता मतलब निकलता है यहाँ से और वो सीधा ब्लड में रिलीज होता है और सीधा हार्ट के ऊपर अटैक करता है और हार्ट की हार्ट बीट बढ़ा देता है। मसल्स को एनर्जी ज्यादा मिलती है, इंसान में ज्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज्यादा पावर। और ये जो है ना हार्मोन, ये जो क्लोरोफॉर्म है, अगर इसको आप किसी को भी सुंघाने की कोशिश करेंगे तो उसको इतनी इरिटेशन होती है कि उसकी एड्रेनलिन ग्लैंड, उसको लगता है तुम मरने वाला है, बस तेरी तो कहानी खत्म, पता नहीं क्या चीज आ गई, कुछ और ही चीज आ गई। स्मेल इतनी जबरदस्त आएगी, माइंड इतना मतलब टेंस हो जाएगा, वो सीधा एड्रेनलिन को बोलेगा कि निकल, और वो सीधा हार्ट में पहुंचेगा और इतनी जान आ जाएगी उस आदमी में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मुंह नोच लेगा, पता नहीं क्या क्या, बहुत बुरा हाल करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है और आप अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहे। आपको तो उसे कंट्रोल भी तो करना है ना, पकड़ के रखना है ताकि उसके मुंह पे लगा रहे, और वो कपड़ा मुंह पे लगेगा नहीं। आप उसके हाथ पर एक हाथ से अगर ऐसे करोगे तो मतलब ही नहीं आप किसी को संभाल पाओ। तो कम से कम 3 बंदे चाहिए। तो जो डॉक्टर्स होते थे ना पहले, जो क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे, वो 4-4 कंपाउंडर रखते थे। वो उसको पकड़ के 2 बंदे उसके ऊपर बैठ जाते थे, पैरों के ऊपर, 2 बंदे उसके हाथ वाथ पकड़ के, और उसके बाद में उसका सिर विर पकड़ के और फिर उसको सुंघाते थे कई देर तक। 2-3 मिनट कम से कम सुंघाओगे तब जाके क्लोरोफॉर्म से कोई बंदा बेहोश होता है। समझ में आ गया? सर तभी किडनैप करने के लिए 4 बंदे चाहिए होते हैं। एक बंदे को फिल्मों में ये दिखाते हैं, बस वो कपड़ा लिया ऐसे सुंघा दिया, बंदा गया। जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे सूंघने से तो कुछ होना ही नहीं है। हमने ना, मैं आपको बताता हूँ, पहले जो था डाइसेक्शन जो था वो लीगल था, ठीक है। अभी किसी भी जानवर को मारना और मार के काट के दिखाना सिर्फ मेडिकल में प्रैक्टिसाइज होता है, ये जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं। हमने जब बीएससी की थी तो बीएससी के ड्यूरिंग ये मतलब ऑन था ये सिस्टम, मतलब हम डाइसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, तब भी डाइसेक्शन, बायोलॉजी पढ़ाई तब भी मैंने डाइसेक्शन करवाया। तो हमने एक चूहे को डेड करना था, चूहे को मारना था, तो हमारे टीचर कहते हैं क्लोरोफॉर्म लो, चूहे को इसके अंदर डब्बे में डालो, प्लास्टिक का एक डब्बा इतना सारा, वही नॉर्मल डब्बा जिसमें हमारी दाल वाल पड़ी रहती है, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, घी भी आता है उनमें, घी वगैरह, वो डब्बा था हमारे पास। तो उसके अंदर हमें चूहे को डालना था। तो चूहा था हमारे पास पिंजरे में, तो पिंजरे का ढक्कन खोला और जो क्लोरोफॉर्म हमने क्या किया, उस डब्बे में डाल दिया। क्लोरोफॉर्म डब्बे में डालने के बाद हमने चूहा जो था उसका जो पिंजरे का मुंह था वो दूसरी तरफ से उसमें डाल दिया, कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, डब्बे में। अब चूहा डब्बे में जा नहीं रहा है। अब मैंने क्या किया, चूहा डब्बे में नहीं जा रहा, तो मैंने एक छोटी सी वो ग्लास रोड होती है ना, शीशे की रोड, मैंने वो ली और मैं उसको पीछे से मार रहा हूँ कि जा भाई जा, लेकिन वो जा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी इरिटेटिंग स्मेल है, कैसे जाएगा। और चूहा का साइज बहुत छोटा होता है, वो थोड़ा सा स्मेल लेके ना 1-2 मिनट में मर जाता है वो जल्दी। हमें तो हमारी इतनी बड़ी साइज है, हमारा माइंड भी चूहे से कितना बड़ा है, तो माइंड तक उसको पहुंचाने और उसको बेहोश करने में कितना टाइम लगेगा सोच सकते हो आप, समझ गए। बॉडी के हिसाब से ही इंसान मतलब मरता है या बेहोश होता है या जिंदा रहता है। हम बेहोश होते हैं क्योंकि थोड़ा अमाउंट में, अगर ज्यादा अमाउंट में सुंघा दिया तो हम मर जाएंगे। चूहा तो मर ही जाएगा, मुझे पता था। हमने एक इतना सा वो लिया था वूल, जिसको रुई कह लो, और रुई में उसको हल्का सा भिगोया और उसको अंदर डाल दिया। अब रुई को अंदर डालने के बाद चूहा उसमें जा नहीं रहा। अब मैंने पिंजरे को उल्टा कर दिया, डब्बा नीचे पिंजरा ऊपर, अब भी चूहा नहीं जा रहा है। मैं ग्लास रोड से उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। तो चूहा बाद में मुझे भी खाने के लिए भागा, मतलब जैसे मैं उसको छेड़ रहा हूँ तो मेरे को खाने के लिए भागा। तो हमारे सर मेरे को देख रहे थे, कहता क्या कर रहा है तू। मैंने कहा सर ये अंदर नहीं जा रहा। मैंने कहा सर ये अंदर नहीं जा रहा। कहता ऐसे थोड़ा जाएगा। कहते इसको डब्बे को हटा दे। कहता खाली डब्बा लेके आ, धो के ला इसको। हमने उसको धोया, साफ किया, ठीक है, ताकि वो क्लोरोफॉर्म हट जाए। फिर खाली डब्बे में उसको डाला, फिर वो आसानी से चला गया। उसके बाद उसका ढक्कन लगा दिया। अब सर कहते अब इसमें क्लोरोफॉर्म डालो। मैंने कहा सर ढक्कन खोलेंगे तो चूहा बाहर आ जाएगा। कहता थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा। तो सोच सकते हो हमारी क्या जद्दोजहद रही होगी, क्योंकि हमने फोर्सेप्स से पकड़ा उसको और धीरे धीरे करके ऐसे घुसाने की कोशिश करी। कहीं चूहा बाहर आ गया तो भाई उंगली काट लेगा, समझ गए। तो वैसा कुछ था, तो इतना आसान नहीं होता। और उसके बाद में वहां चूहा जो था अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं कि सूंघते ही वो मर गया, वो चिल्लाया बेचारा थोड़ी सी देर, हल्का सा मोमेंट ऑफ 10 सेकंड, शायद 5-10 सेकंड वो चिल्लाया, फिर ठंडा हो गया, तो उसके बाद वो मर गया, है ना। तो सोचे कितना मतलब आसान नहीं है ये। और इसके साइड इफेक्ट्स थे पहले बहुत सारे, इसी वजह से गवर्नमेंट ने मतलब डॉक्टर्स ने अल्टरनेट ढूंढ लिए। इसकी बजाय अच्छे अल्टरनेट्स हैं बेहोश करने के लिए आज, ठीक है। टीका लगाने की बजाय एक पाउडर सा भी होता है जो बेहोश करने के काम आता है ना। समझ गए भाई। तो चूहे को बाद में हमने काटा और उसकी आंतों के अंदर से, उसके इंटेस्टाइन्स के अंदर से एक फीता क्रीमी फ्लैट वोम निकला, फ्लैट वोम,
ठीक है। तो मैंने मेरे सर को दिखाया, मैं कहा सर देखो इसने तो कुछ खा रखा था, सफेद सफेद सा धागा सा, तो धागा नहीं था, फ्लैट सा था, कुछ ऐसे ही स्ट्रिप सी थी। तो सर कहते ये फ्लैट वॉर्म हो सकता है। मैं कहा इसका मतलब इसकी आंतों में बीमारी थी? तो कहते हाँ बिल्कुल। फिर हमने उसको पानी में डाला तो फ्लैट वॉर्म चल रहा था ऐसे से। कहते जिंदा है? अगर सर चूहा तो पहले भी मरने वाला था, हमने तो ठीक ही काम किया, है ना। तो लाइक दैट, वो मुझे आज भी सीन याद है। और फिर उसके बाद में वो जो मेरे टीचर थे, मैं कुछ कुछ बोल रहा था पीछे से, मैं कहा सर ये, क्योंकि बाद में कहते मेरे को दिखाए, तो सर ने ग्लव्स नहीं डाले हुए थे, मैंने ग्लव्स डाल रखे थे। तो मैंने कहा सर ये फ्लैट वॉर्म अब आपकी बॉडी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कहा इसके स्पोर वगैरह जाएंगे सर, पक्का आपने ग्लव्स नहीं डाले हैं। तो सर बार बार देख रहे, कहते तू टिकेगा कि नहीं। मैं उनके जस्ट बिहाइंड खड़ा था और वो ऐसे सामने थे। समझ गए? तो हम भी ऐसे थे भाई स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं, कमेंट्स किया करते थे। अगर आपको लगे कि हम चुपचाप थोड़ा देखने वाले थे कि हाँ सर बहुत तगड़ा ही काम कर रहे हैं, कुछ फनी मोमेंट बनाओ क्लास में, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। अब आप कम से कम क्लोरोफॉर्म को याद रखेंगे। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस दिखा रखी हैं कुछ। तो देखिए भाई, हवा के साथ रिएक्शन करके ये फोस्जीन गैस बनाता है, COCl2 फोस्जीन, C डबल बॉन्ड O और 2 क्लोरीन लगे हुए, फोस्जीन। एक होती है फोस्फीन गैस, पता है किसी को? नाम सुना है फोस्फीन का? क्या नाम सुना है? तो सुना है फोस्फीन। बताता हूँ, PH3, ये बिल्कुल अलग ही चीज है। PH3 फोस्फीन। देखिए फोस्फोरस में PH 2 बार आता है। यस यस सर। याद रखने का तरीका, फोस्जीन जो है वो COCl3 होती है, सॉरी COCl2 होती है। और फोस्फीन जो है, फोस्फीन फ 2 बार आ रहा है, तो वो 2 बार PH आता है, तो वो होती है फोस्फीन गैस, जो कि PH3 होती है। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर। फोस्फीन। अब देखिए फोस्फीन गैस PH3, PH लिखा गया, PH3, ठीक है, PH3 होती है फोस्फीन गैस। तो नाम से कंफ्यूज मत होना। और ये है फोस्जीन गैस, ठीक है। फोस्जीन गैस जो है वो भाई क्या बोलते हैं उसको, पॉइजनस भी होती है। और साथ में ये शायद ना, मुझे उसका पूरा डाटा याद नहीं है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इसको, ठीक है। फोस्जीन गैस जो वो ब्लास्ट कर देती है, ब्लास्ट वगैरह कर देती है, ठीक है। और पॉइजनस भी है, पॉइजनस है या ब्लास्ट करती है? नहीं ब्लास्ट नहीं करती, सॉरी पॉइजनस है, ठीक है, कंफर्म। ये पॉइजनस गैस होती है, इसलिए बोला जाता है कि जो क्लोरोफॉर्म की बोतल होती है उसको ब्रिम तक भरना है, ब्रिम तक। ब्रिम का मतलब समझते हो? यस सर। BRIM। बताओ फिर क्या होता है? सर थोड़ा सा नीचे होता है, फुल से हल्का सा मतलब टॉप तक यार, थोड़ा सा नहीं, टॉप तक, टॉप तक भरना है। मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, इसके अंदर ये क्लोरोफॉर्म डला हुआ है, तो क्लोरोफॉर्म ना बिल्कुल यहां तक भरा होना चाहिए जहां तक ढक्कन है। समझ में आई बात? ये ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन के ऊपर तक बिल्कुल पूरा पूरा भरा होना चाहिए, ब्रिम तक, ऊपर तक। ये खाली नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? अगर ये खाली हो जाती है बोतल, सपोज दैट कि आपने इसमें से कुछ क्लोरोफॉर्म निकाल लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो जाएगी खाली, है ना। अब अगर रिएक्शन कर लेगा, अब अगर ये खाली होगी तो इसमें भर जाएगी अपने आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो नॉन रिएक्टिव गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस है। तो रिएक्टिव गैस क्या करेगी, वो एयर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके COCl2 बनाती है, COCl2 बनाती है, COCl2 बनाती है, फोस्जीन गैस बनाती है, जो कि पॉइजनस इन नेचर होती है। दैट इज व्हाई इसके अंदर एक आयरन का कुछ होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड है शायद, आई एम नॉट रिमेम्बर्ड पर्टिकुलरली, लेकिन आयरन का कोई साल्ट वाल्ट हम डालते हैं ताकि वो जो थोड़ी बहुत फोस्जीन बने उसको वो न्यूट्रलाइज करके, उससे रिएक्शन करके उसको खत्म कर दे, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म प्योर फॉर्म में तो होता ही नहीं है लैब में, हालांकि लैब में बहुत कॉमनली मिलता है। बच्चों को तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं ये क्या ही चीज है, और इसको ले जाओ और सबको बेहोश करते फिरो, बस गली में ले जाओ रुमाल, अरे रुमाल ऐसे ही लाएगा भाई, तेरे तक भी तो आ सकती है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब दूसरी चीज बताता हूँ, बहुत से लोग ना शुरू में वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो कॉलेज के बच्चे शुरू में जब वो करते हैं, तो कुछ बच्चे बोतल लेके आते हैं घर से, चोरी करके ले जाते हैं। मेरा एक दोस्त था गधा, वो कहता मैं क्लोरोफॉर्म लेके आऊंगा, किसी को बेहोश करने का काम आएगा। मैं किसको करेगा? और मैं तू कर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब उसने चूहे का हाल देखा तो कहता यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा अब समझ में आ रहा है? मैं कहा भाई ऐसे नहीं चलता है, जो आप लोग सोचते हो वो इतना भी आसान नहीं है इन जहरों को बनाना और ऐसी चीजों को बनाना जो इजी टू किसी को किल करना हो, ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लगता है। समझ रहे हो? हाँ,
थोड़ी सी अगर डीप नॉलेज हो जाए ना, थोड़ी सी डीप नॉलेज, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं मुझे दिखाई देती है साफ साफ, उनमें मौत दिखाई देती है कि इससे इंसान को मारना कितना आसान है। लेकिन जो मिथ आप लोगों ने बना रखे हैं वो जरूर मैं तोड़ रहा हूँ, बाकी की चीजें मैं बताता नहीं हूँ कि भाई इससे ये बनाया जा सकता है, लैब में आसानी से मिलता है, ये ऐसे वैसे, वो चीजें मैं स्किप हम कर कौन देता सा ही बना लेंगे अभी। बनाने की बात नहीं बेटा, वो इजी टू अवेलेबल होती है, किसी का माइंड घूम जाए ऐसे, आप किसी को दूसरे को नॉलेज दे दो कि भाई ऐसे से होता है, ठीक है, बचपने में, क्योंकि नहीं सर, जिम्मेदारी जो होती है ना बेटा वो मैच्योरिटी के साथ आती है। इसीलिए कहा जाता है कि बचपने में पता नहीं किसका, नॉट ओनली वन, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, आप सभी में से कोई एक ऐसा हो जो ना बाकी का पूरा लेसन नहीं सुनेगा, उसको कुछ नहीं पता केमिस्ट्री का, लेकिन वो अगर बात बताती है वो पक्का सुनेगा, उसको याद कर लेगा, वो आपको याद रहे ना रहे। और ऐसे स्टूडेंट बाद में खतरनाक हो सकते हैं, है ना। सबका माइंड, सबका इंटरेस्ट ऑफ माइंड बहुत अलग होता है, ये मैंने देखा है। हमारी क्लास में आज मैम ने एक बच्चे से पूछा कि PbSO4 किस में टूटेगा, तो उसने बोला कि फास्फोरस PbS और O में। क्या बात है। ये सही था भाई बच्चा, बी में भी टूटेगा, बोरॉन में, फास्फोरस में, सल्फर में, ऑक्सीजन में, बिल्कुल। Pb लेड थोड़ा होता है, P और B, P फॉर फास्फोरस, B फॉर बोरॉन। सर वो नया सर वो न्यूक्लियस फ्यूजन कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूजन, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। चलो ठीक, ऐसे होते हैं, लेकिन उनको कोई जबरदस्त वाली बात बता दो ना, वो उनको ज्यादा याद रहती है, सबसे ज्यादा। चलिए, तो ये अब आपको समझ में आ गया, फोस्जीन गैस जो होती है इसको ब्रिम तक नहीं भरते, ब्रिम तक भर के रखते हैं, वरना इसके अंदर कुछ आयरन का कुछ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बनाता भी फोस्जीन। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, Ag के साथ हीट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड क्या बना रहा है, एल्काइन। सिल्वर के साथ क्लोरोफॉर्म को हीट करने पर एल्काइन बनाता, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एल्काइन बनाने में बड़ी काम आती होती है जब आपको एल्काइन बनाना हो, ठीक है। और 2 कार्बन की एल्काइन चेन बना रहा है, ये तो एक ही कार्बन का है, याद रख लेना। क्लियर है बेटा? यस सर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधी क्रैम करनी है, कुछ नहीं है। फिर उसका बेंजीन और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, C6H5 3CH। देखिए ये भी कॉम्बो बहुत बढ़िया, बेंजीन के साथ 3 बेंजीन जुड़ी एक कार्बन के साथ, नहीं इसको इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। क्या हो रहा है पता है, क्लोरीन तीनों हट गए और 3 बेंजीन डायरेक्टली इसके साथ जुड़ गए, 3 बेंजीन। क्लियर है? यस सर। क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एल्काइन कैसे बनता है, और एल्काइन से फिर आगे भी बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे मैं आपको बोला था ना, मेरे पास एक चार्ट है, मैं चार्ट का फोटो भेजूंगा, कुछ पहले बेसिक कर लो थोड़ा सा, है ना, 1-2 लेसन पहले याद कर लीजिए, फिर उसमें बेसिक्स भी करेंगे। सर मुझे दोनों याद रहता है, क्या बात है, अंशिका बोल रही दोनों याद रहता है, हम सेमी खतरनाक। बहुत बढ़िया बेटा, सारी चीजें याद रहनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों का तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं चीजों पर होता है, फोकस ही उन चीजों पर होता है। खैर छोड़ो बातें, नहीं है सर, ना। कई बार वैसी बातें ना, मतलब दिमाग उस वक्त ना सारे टेंशन हट जाते हैं और वो मेरी बोलता है बात अब ये सुनिए, सुन। मेरी बात सुनिए, +1 की बात है, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं उस क्लास में, तो मैंने बच्चों को बोला, मैं कि आज मैं तुम लोगों को ना बॉम्ब बनाना सिखाऊंगा, है ना। तो मैंने कहा भाई आज पूरी क्लास लगाइएगा और लास्ट में जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी तब बॉम्ब बनाना सिखाएंगे, ठीक है। मैंने ऐसे जनरल बोल दिया, तो सारी क्लास में से कोई नहीं गया उस दिन, और लास्ट में जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ होती है सब बोलते सर आप कुछ सिखाने वाले थे। यस सर, हमें भी तो सिखाया था आपने सिलेंडर से बम बनाना, है ना। तो वो ज्यादा यूट्यूब पे मत बोलिए बेटा, ये यूट्यूब पे लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो वैसा होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोटी मोटी चीजें हल्की फुल्की तो सिखा सकते हैं, तो मैं कहा यूज मत करना ऐसी चीजें, ट्राई मत करना, वो जस्ट केमिकल रिएक्शंस बताइए आप, है ना, और बहुत कुछ है। खैर आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। क्या है ये पता है? कीटोन, ये फर्स्ट कीटोन एसीटोन है, पता है सबको? यस सर। है ना, ये फर्स्ट कीटोन एसीटोन, दिस इज एसीटोन विद OH नेगेटिव बेस। एसीटोन और बेस के साथ में जब क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, CH3 ट्वाइस, C था, डबल बॉन्ड O था, तो भाई एसीटोन के साथ तो O की जगह H लग गया, और इसका एक H यहां से चला गया और CCl3 ये सीधा जुड़ गया, यानी इसका H गया यहां से, है ना, और इसका डबल बॉन्ड O था तो इसके साथ वो H यहां लग गया। क्लियर है? डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इसका आप मैकेनिज्म भी बना सकते हो, क्लोरीटोन हाइपोटिक्स, ये हिप्नोटिक्स, सॉरी हिप्नोटिक्स, क्लोरीटोन
हिप्नोटिक्स में यूज होता है ना। अब ये बात आप समझ गए होगी कहाँ यूज होता है, मैं ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करने वाला, समझ में आ गया। किसी को सच बुलवाने के लिए इसको सुंघाया बुंगाया जाता है, आधा अधूरा बेहोश होता है। क्लोरोफॉर्म पूरा बेहोश कर देता है, इंसान में सेंस नहीं रहती, ये आधा अधूरा नशे की टाइप में कुछ कर देगा और आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, अनकॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका नाम क्या है, आप अपना नाम जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में इतने सालों से याद है वही नाम बोलोगे। अगर आप कुछ अलग गलत बताना चाहो आप नहीं बोलोगे, समझ गए, सोच ही नहीं पाओगे, सोचने की क्षमता खत्म, जो याद है वही मेमोरी बाहर निकलेगी। तो मैं क्या कहता होता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए कि जो चीज इतना डीपली याद करो कि अगर आप अनकॉन्शियस भी हो जाओ तब भी मैं पूछूं कि भाई हाँ ये वाली रिएक्शन कैसे लगेगी, इसमें क्या करना है, और आप आसानी से बता दो। यही तो चाहते हैं हम। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अनकॉन्शियस माइंड में घुस जाए इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और वो बोलता हूं ना मैं कि मेमोरी पावर, आपकी मसल मेमोरी में आपकी एनर्जी आ जाए, है ना, वो चीज मसल मेमोरी में जिस दिन आपके ये साइंस घुसने लगती है उस दिन आपको पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर वही होता है भाई, क्लोरीटोन बनता है, हिप्नोटिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट है NH2, एनिलिन के साथ KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो NC बनता है, आइसोसाइनाइड। RNH2 और KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है। ये भी RNC बनाएगा, कार्बाइल एमाइन बनाने में के काम आता है। क्लोरोफॉर्म से कार्बाइल एमाइन भी बनता है और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वो जनरल रिएक्शन है, कभी कभार यूज होती है, हिप्नोटिक्स की रिएक्शन कहीं नहीं आएगी। अगर इसका रट्टा भी मारते हो तब भी कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन और ये वाली रिएक्शन वैसे सिंपल है। AG वाली ये रिएक्शन पूछी जाती है जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हो, ये रिएक्शन भी बहुत पूछी जाती है। कार्बाइल अमाइन से आगे भी बहुत सारी चीजें बनती हैं और कार्बाइल अमाइन को कैसे बनाया जा सकता है वो भी। KOH, फिनोल और KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है। रिमर-टिमन रिएक्शन के अंदर हम क्लोरोफॉर्म का यूज लेते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, ये तो आपको याद करनी ही है, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका मैकेनिज्म जहां इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, रट्टा मार लेना अच्छे से। कंसंट्रेटेड HNO3 है भाई, तो उसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो HNO3 वैसे तो ऑक्सीडेशन करवाता होता है, यहाँ पर भी NO2 जुड़ गया, CCl3 रहा, एक H हट गया, NO2 जुड़ गया, सिंपल साफ सीधी रिएक्शन। क्लोरीन के साथ करवा रहे हो CCl4 बन जाएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, खैर ये बहुत आएगी आपके आगे भी। फिर KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा KOH से, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेशन में भी इसका यूज होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन में, ठीक है। जिंक और HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो एक क्लोरीन हटकर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, क्लोरीन हट रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जिंक, ये देखना, ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली चीजें ध्यान से याद करनी है, प्रोडक्ट नहीं, ये बीच में जो यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है अब, जिंक और वाटर के साथ अगर करते हैं तो CH4, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है जिंक और वाटर और जिंक और HCl के साथ रिएक्शन करवाने में, बहुत काम की रिएक्शन है ये। क्लियर है भाई सबको? यस सर। इसके बाद जिंक और HCl अल्कोहल के साथ अगर करवाते हैं, अल्कोहल के साथ, तो CH3Cl उल्टा हो गया, CHCl3 का 2 क्लोरीन उड़ेंगे सिर्फ। ये तीनों ही रिएक्शनें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शनें एक जैसी हैं, जो लास्ट वाली तीनों है, और ऊपर वाली तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है। अल्कोहल है वो, याद रखना, HCl विद अल्कोहल यूज करोगे तो क्या हो रहा है, वहां 3, देखिए HCl के साथ यूज करोगे 1 क्लोरीन हटा, विद अल्कोहल 2 क्लोरीन हट गए, और अगर सिर्फ वाटर है तो 3 क्लोरीन हट गए और H जुड़ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। Purity of chloroform, presence of phosgene can be tested before use as anesthetic. Anesthetic की तरह यूज करने से पहले फोस्फिन को जरूर देखते हैं, by treating with aqueous solution of AgNO3, AgNO3 के साथ, because the presence of COCl3 may cause cardiac failure. ये दिल का अटैक ले आती है, पॉइजनस गैस है ये, बताया ना मैंने आपको, पॉइजनस होती है। कार्डियक फेलियर, कार्डियक हार्ट से लिंक करती है, कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल बोलते हैं, वो मसल्स जो लगातार 24 घंटे हमेशा काम करती रहती है उनको कार्डियक मसल बोलते हैं। इसके अलावा कोई और कार्डियक मसल होती है हमारी बॉडी में क्या, हार्ट के अलावा? नहीं होती, एक होती है शायद। हाँ सर एक और होती है शायद, याद नहीं आ रहा, आप याद नहीं आ रहा। लंग्स में भी हो सकती है, लंग्स भी लगातार काम करते हैं, लेकिन लंग्स तो नहीं, लंग्स अपने आप काम नहीं करते हैं। स्टमक में होती है,
बट स्टमक भी लगातार काम नहीं करता, जब फूड खाते हैं तब वो सिर्फ तभी काम करता है ना। एक और शायद मुझे भी याद थी, मुझे अब याद नहीं है, पता सर नहीं दिमाग का हिपोकैम्पस, क्या। सर दिमाग का वो मेमोरी स्टोरिंग वाला पार्ट है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। वो हिलता नहीं है कहीं भी, मेमोरी स्टोर कुछ नहीं। दिमाग की मेमोरी स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा है, पीछे वाला डिलीट करता रहता है, आगे वाला कुछ भी याद करते रहो, रिवाइज सारा कुछ करते रहोगे तो सब कुछ याद रखेगा। टेराबाइट्स में उसको मेजर ही नहीं कर सकते। गीगाबाइट होता है ना, जीबी, 1 GB 2 GB, है ना। टीबी होता है 1000 GB में 1 TB बनता है, टेराबाइट। तो पता नहीं कितने टेराबाइट होती है ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी। आपके लैपटॉप में जितना है, कंप्यूटर में, या हम सबके जितने भी बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके पास मोबाइल है, उन सबकी जितनी भी मेमोरी, और मेरे लैपटॉप में जितनी मेमोरी, और उस मेमोरी में जितनी भी केमिस्ट्री किताबें भरी पड़ी, उन सबसे कहीं ज्यादा हम याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे याद क्यों नहीं होता। मेरे को कई बार लगता है कि मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे ऐसी सारी चीजें याद ही नहीं हो रही, जबकि माइंड की ऐसा कई बार कैपेसिटी, हाउ टू यूज दैट आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन कहते ऐसे ही भाई, है ना, कागजों में तो यही लिखा हुआ है। चलिए, सर वो हमारा वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हाँ ऐसा कह सकते हो। इंसान बहुत घमंडी टाइप के होते हैं, अपने आप को ही बड़ा दिखाते रहते हैं हमेशा, है ना। ह्यूमन बेस्ट है, ह्यूमन बेस्ट है, कुछ नहीं है बेस्ट बेस्ट, याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, बस इतना ही काफी है। इन्फिनिटी कह सकते हैं, पता नहीं बेटा इन्फिनिटी कह सकते हैं कि नहीं। वैसे ह्यूमंस की पावर तो इतना होती नहीं है कि कुछ कर सके। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। तो देखो भाई, ये डार्क कलर में होता है क्योंकि सनलाइट के साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये यूज होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल भी डालते हैं इसमें, इथाइल अल्कोहल। इट कन्वर्ट द फोस्जीन इनटू डाई इथाइल कार्बोनेट। फोस्जीन डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस पॉइजनस होती है। मैं आयरन का कुछ बता रहा था, उसका भी कुछ पंगा है, ठीक है, मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मेरे को याद नहीं कि वो क्या है, लेकिन ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। क्लियर है भाई। फोस्जीन कार्डियक अटैक करती है, तो सोचो नहीं, मत सोचो, कहने दो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ याद रख लेना। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन बोलते हैं इसको, कार्बन CCl4 को। यस, क्लियर है, नाम याद रहेगा। यस सर। पायरीन, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, और ये होता है CCl4 पायरीन। देखो भाई, क्लोरोफॉर्म जो है वो लीवर कैंसर फैलाता है। अगर लगातार उसके वेपर आप हल्के हल्के सूंघते रहते हैं, आप बेहोश नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में आपको लीवर कैंसर हो जाएगा। CCl4 लीवर कैंसर फैलाता है, CH2Cl2 लीवर कैंसर फैलाता है, CH3Cl लीवर कैंसर फैलाता है। सब के सब क्लोरीन के जो डेरिवेटिव है, मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल के साथ क्लोरीन लगा देते हैं आप, डेरिवेटिव जितने बनाएंगे सब लीवर कैंसर फैलाते हैं। सबके वेपर कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। यही कार्सिनोजेनिसिटी की वजह से क्लोरोफॉर्म को बाद में इसमें एनेस्थीसिया में यूज करना बंद कर दिया। एनेस्थीसिया यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, एनेस्थीसिया वो था ना, एनेस्थीसिया कहाँ पे है, वो रहा एनेस्थेटिक, पहली लाइन जो .0 लगा हुआ है। एनेस्थेटिक का मतलब बेहोशी की दवाई, सबको पता होगा। यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं CCl4 की। तो CCl4 भी क्या होता है, पायरीन भी बहुत ज्यादा पॉइजनस इन नेचर होता है, हमारे लिए क्लोरोफॉर्म की तरह ही। तो CH, इसको बनाते कैसे हैं, प्रेपरेशन रिएक्शन, CH4 है, एक्सेस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे, सीधा CCl4 बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पर था। H-NO से रिएक्शन करवाई थी ना हमने क्लोरीन की, ये वाली रिएक्शन, तो यहाँ CCl4 बन गया। तो यहाँ पर अगर एक्सेस में आप क्लोरीन डाल देते तो पहले 1 क्लोरीन हटेगा, फिर 2 हटेंगे, फिर 3 हटेंगे, फिर 4 हटेंगे। ठीक है, चारों हाइड्रोजन हट जाएंगे, 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 1 by 1 CCl4 बन जाएगा। इसके बाद मीथेन को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं CuCl2 की प्रेजेंस में, ये एक्सेस में, साथ में H*Nu की प्रेजेंस में भी करवाओगे तो भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हो CuCl2 के साथ में, तब भी ये हो जाता है। ठीक है, फर्दर देखिए, क्लोरीन को AlCl3 के साथ, मतलब क्लोरीन के साथ सीधा करवा दो, CCl4 ही बनेगा। और क्लोरीन, अगर क्लोरीन प्लस हीटिंग विद S2Cl2, CS2 के साथ, यहां पर भी CS2 है, ये अलग रिएक्टेंट है, वहां तो मीथेन यूज हो रहा था, ये अलग रिएक्टेंट है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर आप सीधा क्लोरीन से रिएक्शन करवा सकते हो, H2Cl2 से भी रिएक्शन करवा सकते हो, हीटिंग के साथ क्लोरीन के साथ, तो CCl4 बनेगा। यस, क्लियर है बेटा सबको। यस सर। रिएक्शंस हैं, लर्न इट एंड राइट इट। आगे देखिए, अब CCl4 की रिएक्शनें करते हैं, सीधी सीधी टेबल है, कुछ इसी तरह की टेबल्स मैं आपको दूंगा 2-4, जो बेंजीन के डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, आगे कैसे बनाते हैं उनको, तो वो उस तरह की कुछ टेबल्स आएंगी और कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन याद कर ले तो वो टेबल्स आपके लिए बहुत आसान होंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। बट कई बार बच्चों को सिर्फ डायरेक्ट टेबल याद करनी होती है, पीछे वाला रिएक्शन बार बार नहीं रिपीट करना चाहते तो हम वो भी करवा देंगे। आयरन प्लस वाटर के साथ CHCl3 बनता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने का मेथड, तो क्लोरोफॉर्म हमने बनाया था ना? नहीं बनाया तो नहीं था, रिएक्शंस की प्रेपरेशन की थी क्या क्लोरोफॉर्म की? नहीं की, है ना? नहीं, क्लोरोफॉर्म की नहीं। प्रेपरेशंस नहीं आई थी। लेकिन GOC में पहले करवाया था ना मैकेनिज्म, जब जैसे कराते थे। चलो जहां पर भी आया था कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगर एक्वस KOH के साथ पानी, ये जरूर याद रखना, पानी प्लस KOH के साथ में हीट कर रहे हो तो K2CO3 बनता है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। क्लियर है भाई? यानी सब कुछ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाए और चारों क्लोरीन। तभी आप आयरन मना कर रहे थे शायद यहाँ पे। क्या सर यहाँ पे मतलब CCl4 से सीधा मतलब क्लोरोफॉर्म बन जा रहा है आयरन की प्रेजेंस में। हाँ, क्या बन रहा है? आयरन समझ नहीं आया बेटा क्या कर। नहीं सर, आयरन की प्रेजेंस में मतलब CCl4 ने रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बना दिया है, तभी आप आयरन मना कर रहे थे शायद। हाँ, ठीक है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम के साथ, पानी के साथ या फिर बॉइलिंग वाटर, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो फोस्जीन बन जाता है। फोस्जीन, तो वहां फोस्जीन कैसे बन रहा था? सीधा हवा के साथ रिएक्शन करके फोस्जीन बन रहा था। किस केस में? अगर वो क्लोरोफॉर्म है तो। लेकिन अगर CCl4 है तो आपको सीधा पानी बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए और सीधा COCl2 बन जाएगा। क्लियर है? कार्डियक अटैक आता है इस गैस से। आगे HFSbCl5 प्लस हीट। HF क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक वो है क्या बोलते हैं, एसिड है। SbCl5 के साथ में हीट करते हैं तो ये मुझे लग रहा है ये ना, क्या बोलते हैं उसको, सुपर एसिड मीडिया वाला सा कुछ फीलिंग आ रही है। ये सुपर एसिड मीडिया का कॉम्बो भी Sb एंटीमनी होता है, उसके अंदर HF भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। तो मुझे नहीं पता ये सुपर एसिड मीडिया बनाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था उसमें। ठीक है, तो HF प्लस SbCl5 के साथ हीट करते हैं तो CF2Cl2, दो फ्लोरीन जुड़ेंगे, दो फ्लोरीन जुड़ रहे हैं और इसको बोल रहे हैं फ्रियोन। अब ये नाम याद रख लेना भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स। पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले AC की गैस में और फ्रिज की गैस में इनके अंदर डाले जाते थे। गाड़ियों में जो AC होते हैं, घर में जो AC होते हैं, फ्रिज के अंदर भी AC वाला सिस्टम ही होता है सारा, तो उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसेस डाली जाती हैं। ये गैसेस बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती हैं और जब कंप्रेस गैस को एक छोटे से होल में से पास आउट करते हैं लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में जाती है तो वो कूलिंग इफेक्ट देती है। सभी रियल गैसेस कूलिंग इफेक्ट देती है। क्लियर है? यस सर। तो तो वो इस तरह से कूलिंग, मतलब उसमें एक गैस होती है, कंडेंसर होता है जिसको हम बोलते हैं, वो कंडेंस करता है। देखिए फ्रिज में क्या होता है, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है जो गैस को दबा देता है बहुत ज्यादा। यहाँ से गैस आ रही है, इसको प्रेशराइज करके प्रेशराइज गैस को एक चैम्बर में भेज देगा वो। ठीक है, वो प्रेशराइज गैस इस चैम्बर में ठोक ठोक के इसने भर दी। जैसे साइकिल की हवा भरने वालों के पास होता है ना, वो हवा को खींचते हैं और उसको प्रेशराइज कर देते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। वैसे ही हमारा कंप्रेसर होता है, फ्रिज में भी होता है, AC में भी होता है, गाड़ी के AC में भी होता है, सब जगह पर वो कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर क्या करेगा? इस गैस को कंप्रेस कर देगा। अब हमें गैस कौन सी चाहिए? जो आसानी से कंप्रेस हो जाए ताकि एनर्जी कम से कम लगे, हीट मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम लगे या गाड़ी का इंजन भी कम से कम एनर्जी ले। वो गैस जो है वो यहाँ पर यूज होती है, पहली चीज। क्लियर है सबको? तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो बेस्ट गैसेस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो जल्दी से कंप्रेस हो जाती हैं ताकि हमारी एनर्जी कम लगे। कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर ना एक बिल्कुल पतली सी पाइप होती है, बिल्कुल पतली सी पाइप, उस पाइप में से इसको रिलीज कर देते हैं गैस को। तो ऐसा करने पर ये गैस इस पाइप को बिल्कुल ठंडा कर देगी और इसको रिलीज करके वापस, अब प्रेशर हो गया कम, अब वापस इसको कंप्रेसर में भेज देते हैं। समझ में आया? और सारा दिन वो गैस सारा दिन ऐसे चक्कर काटती रहती है, गोल गोल चक्कर काटती रहती है वो गैस। समझ में आई? AC में बस यही होता है। तो क्या खराब होगा? कंप्रेसर खराब हो सकता है। अगर गैस लीक हो गई, अगर इन पाइपों में किसी भी पाइप में प्रेशर की वजह से उनका कोई टांका टूट गया जहां उनको चिपका रखा है, तो क्या होगा? AC खराब, कूलिंग खत्म। समझ में आ गया? यस सर। और प्रेशर भी पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा गैस डाल दी
तो प्रेशर जो है वो मतलब कंप्रेसर बहुत स्लो काम करने लगेगा, जरूरत से ज्यादा गैस नहीं होनी चाहिए, जरूरत से कम हो गई तब भी प्रेशर कम बनेगा, जरूरत से ज्यादा होगी तब भी प्रेशर कम बनेगा। दोनों ही केस में तो एक परफेक्ट लेवल होता है प्रेशर को चेक करने का, उस लेवल पर उतनी ही गैस डालनी चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। और एसी वालों को वैक्यूम क्रिएट करना चाहिए पहले, गैस भरने से पहले, जो खराब एसी होते हैं उनमें जिनकी गैस निकल चुकी थी। वैक्यूम क्यों? क्योंकि अगर पाइपों में पहले से हवा है तो प्रेशर तो वो दिखा देगा, गैस उन्होंने कम भरी क्योंकि कुछ अमाउंट में हवा भर दी, तो हवा भी उसकी क्या करेगी, कूलिंग में Pressure इफेक्ट डालेगी। समझ में आ गया? यस सर। तो लेकिन ज्यादातर एसी वाले इस चीज का ध्यान नहीं रखते, 2-4% का उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन कंपनियां कहती हैं कि बिल्कुल परफेक्ट गैस होनी चाहिए ताकि परफेक्टली कूलिंग हो सके और परफेक्टली एनर्जी को सेव किया जा सके। ये सारा कुछ एनर्जी सेविंग के लिए, ठीक है। तो ये काम होता है भाई कंप्रेसर का। जब भी कोई गैस, 1 मिनट बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है तो ये कूल हो जाती है। तो आपने देखा होगा फ्रीजर के अंदर ये छोटी छोटी पाइपें सी होती हैं, फ्रीजर जो होता है फ्रिज के अंदर जिसमें बर्फ जमती है, उसमें चारों तरफ गोल गोल छोटी छोटी पाइपें सी उभरी हुई होती हैं, वो यही होती हैं। समझ में आ गया? यस सर। उनके अंदर से गैस जाती है। तो कई बार हम बर्फ को जब तोड़ रहे होते हैं, कुछ लोग चाकू वाकू या तीखी चीज लेके वो पतीले को या जो भी रखा हुआ है आपने बर्तन, उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं और वो नीचे मोरा हो जाता है, उसमें सारी गैस निकल जाती है, उसके बाद फ्रिज काम नहीं करती। क्लियर है? यस सर सर। जी अब समझ तो में आ गया? आपने डरा मतलब दिया, अब तो सुनिए, छूंगा भी नहीं उसे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं फ्रिज को खोल के रख दो और इसका गैस निकल जाता है इसलिए जल्दी से ढक्कन बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रिज को सारा दिन खोल के रखिए, कोई चक्कर नहीं है, सामने से वो ठंडी हवा देगा, पीछे पीछे भी उसके एक जाली सी होती है, उसमें भी गैसें घूमती रहती है, वो गैसें घूम के वापस वो थोड़ी कूल होकर वापस कंप्रेसर तक आ जाती है, कंप्रेसर उनको फिर से वो कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा दिन सर्कल चलता रहता है। तो अगर फ्रिज ऑन खुला भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिज की गैस कभी खत्म नहीं होती, लीक हो जाएगी तो ही खत्म होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने आज फ्रिज का प्रोसेस सीख लिया है ना। तो आगे देखिए, बस कूलिंग थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा पढ़ा था, अब तो आपने पूरा क्लियर कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा पढ़ा था, अब तो आपने पूरा ही क्लियर कर दिया सर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रीऑन अब आपको समझ में आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जल्दी से कंप्रेस हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। उसके अलावा CCl4 को अगर आप फिनोल से रिएक्शन करवाते हैं KOH की प्रेजेंस के अंदर, तो देखिए ये भी सैलिसाइलिक एसिड बनता है, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, इसकी प्रेपरेशन भी हम रिमर डिमन मैकेनिज्म के साथ में ही करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन के अंदर ही करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बनता है। ये सैलिसाइलिक एसिड वो होता है जिसके बाद में हम इसे एक और, यहाँ हमने कहता ना रिमरडिमन, बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने के भी काम करते हैं, के यूज में लेके आते हैं इसको। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना, इसको मिस मत करना। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आगे भी काम आएगी। कई बार हम ना इन रिएक्शनों को हल्का समझ लेते हैं कि कुछ नहीं है। CCl4 स्टेबल होता है टू हीट एंड इट्स वेपर डोंट कैच फायर, दस फायर इंस्टिट्यूशन में यूज करते हैं। देखो कमाल की बात, ये स्टेबल है हीट के लिए, वेपर्स फायर भी नहीं करते, तो फायर इंस्टिट्यूशन की फॉर्म में यूज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके वेपर्स जो है बाद में कार्सिनोजेनिक होते हैं। रोज अगर स्मेल लेते हो तो कार्सिनोजेनिक, ऐसा नहीं कि एक बार स्मेल ले लिया तो आपको पक्के तौर पर लीवर का कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये चीज भी याद रखना, अगर मैं किसी चीज को कार्सिनोजेनिक बोल रहा हूँ, उसका टाइम पीरियड, उसकी काइनेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक बार सुन ली और आपको वहम हो गया कि ले भाई मेरे को तो आज कैंसर हो गया, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CCl4 यूज्ड एज मेडिसिन फॉर एलिमिनेशन ऑफ हुक वॉर्म्स। भाई मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज होता है। ये हुक वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, इनको मारने के लिए, इनको हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है CCl4 को। पॉइजन है ये, डेफिनेट सी बात। सर हुक वॉर्म्स क्या होते हैं? क्या बेटा? हुक वॉर्म्स क्या होते हैं? हुक वॉर्म्स बेटा ये एक प्रजाति है वॉर्म्स की, जैसे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वैसे ही हुक वॉर्म्स होते हैं। फ्लैट वॉर्म कैसे होते हैं पता है? फीता कृमि बोलते हैं। हुक वॉर्म्स कुछ इस तरह की कुंडी सी बनी होती है, वो होते वॉर्म्स ही हैं, कीड़े ही होते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना हुक वॉर्म का, तो चलो मैं वो दिखा देता हूँ। एनिमल है, एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। सर ये आपने नॉर्मल कीड़े देखे होंगे, है ना? यस सर, अर्थवर्म देखे हैं। अर्थवॉर्म देखे ना, बस वैसे से ही होते हैं वो, अर्थवॉर्म के जैसे से ही हुकवॉर्म होते हैं। लेकिन इमेजेस दिखाता हूँ, चलो हुकवॉर्म, इन्होंने फोटोज,
अब ये फोटो देख के भी आपको वार्म वार्म की फीलिंग आएगी, बाकी कुछ आने जानी है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फील गुड हो जाएगा। हाँ भाई स्क्रीन बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सबको? सर अभी नहीं हो रही। हो गई सर। अभी हो देखो गई हो गई। हो रही है। वो भाई सर ये देख लो, ये हुक वर्म के इमेजेस हैं, है ये वर्म ही, थोड़ा सा छोटे लेवल का होता है ये वाला, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? ये वाला, ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ा सर छोटे हुक लेवल वर्म का वही होता तो है। नहीं है जो पेट में कीड़े होते हैं? क्या बेटा? सर जो पेट में कीड़े होते हैं वही होते हैं क्या हुक वर्म? नहीं नहीं, ये उससे भी छोटे हैं, वैसे कह सकते हो पेट में भी वैसे कीड़े होते हैं, मुझे ज्यादा मेडिकल की नॉलेज है नहीं, बट इस तरह के देखो, ये इन्होंने ठीक दिखा रखा है। ये ना ये माचिस वाला सीन, ये देखो माचिस की तीली कितनी बड़ी और ये कितने छोटे हैं, पेट के कीड़े जैसे होते हैं, हाँ वही है ये, इसको हुकवर्म बोलते हैं। क्लियर है? सर जी डर लग रहा है अब। ठीक है। टमाटर खाना चाहिए काले नमक के साथ में, हुकवर्म्स खत्म हो जाते हैं काले नमक और काली मिर्च के साथ, टमाटर। सर आपने तो बड़ा कि वो मैग्नीफाई वो बता दिया। क्या हाँ सर, आपने तो टमाटर बड़ा महंगे महंगा हैं। इस्तेमाल बता दिया अभी। महंगा अरे टमाटर हमेशा थोड़ा महंगे रहेंगे महंगी मेडिसिन है, मुझे लगा सस्ती है, सही बात है यार, वो तो महंगी है सर एक टैबलेट आती है एल्बेंडाजोल, वो खा लो। हाँ ये भी सही है, टैबलेट आसान सस्ती पड़ेगी वो तो। टमाटर में सस्ती आएगी। कहते हैं खाली पेट अगर ऐसा करते हैं, खाली पेट अगर किसी को पेट में कीड़े हैं छोटे छोटे, ये वही है हुकवर्म, शायद कंफर्म तो नहीं है बट एटलीस्ट, तो अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो खाली पेट सुबह उठते ही टमाटर के साथ में काला नमक काली मिर्च लगा के खाइए, और 2 घंटे तक, उसके बाद या 1 घंटे तक कुछ मत खाइए, और हर रोज ऐसा अगर 10-15 दिन करते हैं तो सारे कीड़े निकल जाते हैं। आगे देखते हैं, अभी मेडिसिन में भी यूज होता है हुकवर्म्स को मारने के लिए। अब ये मत करना कि हुकवर्म को मारने के लिए और हुकवर्म पेट में होते तो आप CCl4 ही गटक जाओ कि ले भाई ये तो सारे मर गए ये बहुत बड़ा पॉइजन है। दिमाग हाँ यहाँ ध्यान रख लेना, इसके वेपर अगर चाहे कोई और ही मर जाएगा। ये क्या करेगा आप लोग समझ सकते हो। फ्रीओन्स की बात करते हैं अभी, पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्लोरोफ्लोरो जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन हो, दोनों हो, तो फिर फ्रीओन बोलते हैं उसको जनरली। CCl4HF के साथ रिएक्शन करता है तो सीधा फ्लोरीन जुड़ जाता है, एक फ्रीओन 11 बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो भाई फ्रीओन 11, फ्रीओन 12, फ्रीओन जो दे रखे ना नाम, इनके नाम आपस में ना इनके फॉर्मूले से मैच नहीं करते। एक बार मैंने मैच किए थे, मुझे वो प्रोसेस ही याद नहीं है, बहुत साल पुरानी बात है, मत्था मारा था काफी सारा कि फ्रीओन को फ्रीओन 11 क्यों बोल रहे हो CCl4 के केस में, है ना, CCl3F। तो मेरे पास अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट मैंने किया था कहीं ना कहीं। अगर 2 फ्लोरीन हो गए तो 12 हो गया, तो इस हिसाब से आपको लगेगा, यहाँ देखिए 2 फ्लोरीन 2 कार्बन 4 क्लोरीन है, तो ये 112 हो गया। अब इसका तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता। क्लियर है ये बात? यस सर। तो इनके लॉजिक कोई बिहाइंड द सीन है, बट मुझे याद नहीं है, सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और सर शायद इसको लिस्ट याद बना करने रखी होगी की- इनकी। इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है शायद, ठीक है। फिर भी नीचे यहाँ पर कुछ दे रखा है CB112, अरे भाई ये दिया भी हुआ है, ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ये दिया हुआ है इन्होंने, सही है, मैंने भी एक बार मत्था मारा था इन पे, उसके बाद मैंने पढ़े नहीं कभी। फ्रीओन इज एक्सप्रेस्ड एज फ्री ऑन CBA, वेयर A जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स है, B जो है 1 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और C जो है कार्बन एटम -1 नंबर ऑफ कार्बन -1, ठीक है भाई। ये प्रोसेस है, बहुत साल पहले पढ़ी थी मैंने, उसके बाद इसको कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी करवाया नहीं बच्चों को। आपके सिलेबस में है, डायरेक्टली दे रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे देखिए, C2Cl4F2 इज एक्सप्रेस एज 112, इसका मतलब A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1 है, और C की वैल्यू क्या है 2 - 1 1 है, और आपको CBA की फॉर्म में रखना होता है। ये एक प्रॉब्लम है इसमें, ABC याद रह जाता है, लेकिन हम जनरली ABC के हिसाब से नाम लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ये है क्या CBA 112 बनेगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। चीज आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, तो ये 2 दिन बाद दिमाग से फिर से निकल जाएगा।
फ्रियोन इज ऑर्डरलेस होते हैं, नॉन कोरोसिव है। देखिए इसके फायदे क्या, ऑर्डरलेस है, नॉन कोरोसिव है, नॉन टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक भी नहीं है। इट इज इजीली लिक्विफाइड, कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं, लिक्विफाई हो सकती है। हैंस वाइडली यूज एज रेफ्रिजरेंट, तो इसको रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें फ्रियोन्स बोलते हैं, इनका साइड इफेक्ट है ये ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने एक फ्रिज खरीदी, 10 साल 20 साल चला लेंगे, 20 साल बाद आप नई फ्रिज ले लेंगे, है ना, और उस पुरानी फ्रिज के अंदर कहीं ना कहीं कोरोजन जम जाएगा जिसकी वजह से उसकी गैस वैस निकल जाएगी, उसके बाद आप नई फ्रिज ही लेना पसंद करेंगे। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। हर घर में, लगभग हर घर में, आम आदमी के हर घर में फ्रिज। आज 100 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 100 से ज्यादा है, 135 बोल रहे हैं। 135 में से आप 80% जनता के पास भी माने, 80% भी छोड़ दो, 70% भी माने, तो लगभग 80 करोड़ लोगों के घर में फ्रिज है। अब 80 करोड़ में एक घर में 4 मेंबर मानते हैं, तो 4 दूना 8, लगभग 20 करोड़ फ्रिज है। यस यस सर। क्लियर है? 20 को भी आधा कर देते हैं, 8 मेंबर्स के ऊपर एक फ्रिज है। सपोज दैट 80 करोड़ में 8 मेंबर के ऊपर एक फ्रिज है, तो 10 करोड़ फ्रिज है। 10 करोड़ फिर 10 साल बाद फिर से रिन्यू होंगे। और वैसे अगर बड़े लोगों की बात करें तो वो तो 5 साल बाद भी रिन्यू कर देते हैं, लेकिन 10 या 20 साल बाद हर बार रिन्यू होते हैं। तो एक फ्रिज में जितने भी लीटर गैस जलती है उस हिसाब से सोचो कितनी गैस एनवायरमेंट में चलेगी। और ये जल्दी से टूटती नहीं है, सीधा ऊपर जाती है, हल्की होती है, सीधा ऊपर। ऊपर कहाँ जाती है? क्लोरोफ्लो जो O3 है, ओजोन लेयर के पास। ओजोन लेयर के पास जाते ही ओजोन लेयर के पास में वहां पर होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्शन करके फ्लोरीन फ्री हो जाती है, और फ्लोरीन फ्री होके O3 को तोड़ देती है O2 में। O3 O2 में टूट गया, हालांकि ओजोन उसे वापस भी बना देती है, लेकिन टूटने की प्रोसेस ज्यादा रहती है, बनने की प्रोसेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि ओजोन लेयर 10 मीटर हाइट तक, या 10 मंजिल समझ लो, 10 मंजिल हाइट तक ओजोन लेयर फैली हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो अगर उसने 10 मंजिल से उसको 5 मंजिल तक डिप्लेट कर दिया, मतलब 5 मंजिल तक क्लोरोफ्लोरोफॉर्म कार्बन पहुंच गया, और वहां 5 मंजिल तक वो क्या हो गई, कंसंट्रेशन उसकी कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल O3 के टूट गए O2 में। हालांकि देखो कमाल की बात यह कि ओजोन जब ऑक्सीजन नीचे से ऊपर जाती है, तो ऊपर ऑक्सीजन जाकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्शन करके O2 ही O3 बनाता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या किया, O3 को वापस O2 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये O2 फिर से रिएक्शन करके अल्ट्रावायलेट से फिर से O3 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर से टूट भी तो रहा है, साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रही है कि इक्विलिब्रियम सा बन गया, तो कुल मिला के डिप्लेट हो गई हमारी ओजोन लेयर, कम हो गया उसका वॉल्यूम, कम हो गया उसका हाइट, कम हो गया। यस, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। और क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ उसका एनवायरनमेंट भी घूम रहा है, तो आपको पता है जैसे बाल्टी में पानी घूमता तो एक सेंटर में आ जाता है, पता है ना? वैसे ही जो ओजोन लेयर थी वो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन घूम घूम कर सीधा पहुंच गए पोल्स के ऊपर। तो अर्थ के पोल्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वहां ज्यादा गिरने लग गई, और क्या हुआ, वहां से ओजोन लेयर डिप्लेट हो गई। डिप्लेट का मतलब कम हो गई, यूं नहीं कि बिल्कुल खाली, और कई किलोमीटर के वॉल्यूम में कम हो गई, कई किलोमीटर के वॉल्यूम में। समझ में आ गई बात? यस सर। इसको ऐसे लीजिए कि जैसे ये अर्थ है और ये पोल्स हैं इसके, ये वाले दोनों पोल्स हैं, सपोज दैट। तो इस पोल्स में ना यहाँ एक बड़ा सारा इस एरिया में ओजोन कम है, इस एरिया में भी ओजोन कम है। तो जब भी यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नीचे तक पहुंच गई। अब ये अल्ट्रावायलेट नीचे तक पहुंच के कार्सिनोजेनिक इन नेचर होती है, कैंसर फैलाती है ह्यूमंस में भी। हालांकि हमारी नॉर्मल सनलाइट में भी अल्ट्रावायलेट होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती है, टॉलरेबल है, लेकिन दूसरे में ज्यादा होती है। तो ये एक वजह है, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है लगातार। समझ में आ गया? इसलिए इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कर दिया गया था बंद। आजकल R32 गैस आ रही है, जो आजकल नए एसी आ रहे हैं सब में R32। अब ये गैस कौन सी होती है मुझे नहीं पता, मैंने इसको रिसर्च नहीं किया है, ठीक है, लेकिन R32 गैस है जो कि जनरली यूज होती है सभी एयर कंडीशनर्स में, एसी में, फ्रीजर में, ठीक है, गाड़ी के एसी में, हर जगह पर ये यूज होती है R32। क्लियर है भाई सबको? इको फ्रेंडली है। यस सर। यस सर। फ्रेंडली है शायद ये। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर ये मतलब इतनी खतरनाक है, जब हम रिन्यू कराते हैं तो ये गैस अपना मतलब पूरा का पूरा जो इफेक्टिवनेस है वो सब खो देती है, तभी तो मतलब इसे वापस रीयूज नहीं किया जाता होगा। समझ नहीं आया बेटा, सबको मतलब क्या? सर मतलब जैसे कोई फ्रिज है, वो 10 साल पुराना हो गया है, अब ये गैस को वापस रीयूज नहीं किया जा सकता जो फ्रिज में है।
किया जा सकता है, लेकिन होता क्या, हम तब तक फ्रिज का पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो खुद ही उसकी गैस ना खत्म हो जाए। वो लीक हो जाती है, पुरानी हो के उसके अंदर वायर्स के अंदर जो उसकी पाइपें होती है उसमें कहीं ना कहीं जंग लग जाता है, उसके जो कोने वोने हैं, हल्का सा हाथ लगाते ही, मान लो आप फ्रिज को इधर उधर हिला रहे हो, हल्का सा हिलते ही वो कोना टूट गया, उसमें से गैस सारी लीक होगी। गैस लीक होने के बाद हम उस फ्रिज को फेंक देते हैं, रीयूज कैसे करें? समझ तो एक गए? तरीके से ये गैस एरर नहीं, ह्यूमन एरर हो गया जो हाँ, ह्यूमन एरर है, समझ रहे। दूसरी चीज बताता हूँ, एसी है, एसी को आप बदलवा रहे हैं, एसी एक रूम से दूसरे रूम में चेंज करवा रहे हैं, चेंज करते टाइम एसी वाले ने फिटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी और उसके पाइप जो जोड़ते हैं वो लोग, उस जोड़ में कहीं गड़बड़ होगी, तो हल्का सा भी गड़बड़ रही तो 2-3 दिन में गैस खत्म, एसी खत्म। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एसी की पाइप टूट गई, गैस निकल जाएगी। एक्सीडेंट होते ही, तो गाड़ियों के रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज एसी की पाइपें टूटती हैं, रोज कितनी गैस रिलीज होती है वो देखिए। सिर्फ इतना नहीं है कि एसी या फ्रिज से, और एसी जो बहुत पुराने हो जाते हैं उनमें तो जंग लगी हुई, आपने देखे वो बड़े गंदे गंदे एसी, शक्ल से इतने गंदे दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है उनमें एक गैस लीक होने के चांसेस ज्यादा नहीं है क्योंकि वो साफ सुथरे भी नहीं है? अब क्या गवर्नमेंट क्या घर जाएगी, भाई साहब इसको सही करवा ले, इस एसी को वापस कर दे? कोई नहीं कहता उसको, ये तो भाई कबाड़ में जाएगा, मैं मालिक हूं, मैं कहीं भी फेंकूं। हम लोग सेल का क्या करते हैं, सेल को उठा के कचरे में फेंक देते हैं, सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कचरे में मिक्स हो जाते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि सेल को किसी बैटरी वाले के पास में ही लेके जाना चाहिए ताकि उसको रीयूज कर सके, रिसाइकिल कर सके। बट हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम मालिक हैं, 5 रुपए का 10 रुपए का सेल आता है, हमारे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ गया? तो रीजंस कुछ बिहाइंड द सीन भी है, तो दैट इज व्हाई ये बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन, इसकी वजह से। लेकिन आजकल हमने थोड़ा सा बेटर ऑप्शन शायद चूज कर लिया, R32 गैस, मुझे नहीं पता है कैसे काम करती है, बट इट इज बेटर। ठीक है भाई, तो फ्रीऑन्स ऑर्डरलेस कोरोसिवलेस होते हैं, तो इसको रेफ्रिजरेंट के अंदर यूज किया जाता है। अब आपको पता लग गया रेफ्रिजरेंट में कैसे होता है। पार्ट 2 आता है अल्कोहल ईथर के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। तो देखो हमारा पहला पार्ट था, क्या था, हेलो एल्केन हेलो एरियंस में जो भी मैकेनिज्म थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और जो रिएक्शनें आ रही हैं हल्की फुल्की वो भी याद कर लीजिए, बहुत काम आती है। वो मैकेनिज्म नहीं है उनमें, डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, अब पार्ट 2 अल्कोहल ईथर वाला एक करेंगे। और पार्ट सुना था मैंने, हाँ बोलो। मतलब एक और पार्ट देखा था, वो रिएक्शन विद मेटल, एक तो एलिमिनेशन था, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, तो रिएक्शन विद मेटल का था क्या 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 रिएक्शन ऑफ? सर, मतलब जो मैंने देखा था ना, एनसीईआरटी में पढ़ रहा था, तो उसमें देखा था कि एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा वो रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल? यस सर, एल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, हाँ उसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, मेटल के साथ वो क्या करेगा, मेटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। रिएक्शंस तो और भी हैं बहुत सारी, बट दैट इज नॉट मैकेनिज्म। जब मैकेनिज्म्स की बात आएगी तो हम मैकेनिज्म कर रहे हैं यहाँ पर सर, ठीक है, रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, सारी रिएक्शनें नहीं हुई हैं इस। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, मैकेनिज्म वाली रिएक्शन ही हो रही है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनका कोई आगे पीछे बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है वो हो रही है, बस उतना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ भाई, क्लियर है आज के लेक्चर के लिए, दैट्स ऑल। बाकी का हम बाद में ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।